चलिए प्लीज भारतीय न्याय संहिता आ जाइए। सो वी आर स्टार्टिंग द डेफिनेशन क्लोज राइट नाउ। 2A लिखिए, 2A डेफिनेशन क्लोज स्टार्ट करेंगे सर। 2A इसमें एक लाइन लिख लीजिए बस। एक्ट मीन a series of act means a series of act as well as single act means a series of act as well as single act, series of act or as single act। कार्य से अभिप्रेत की, कार्य से अभिप्रेत की, कार्य से अभिप्रेत की एक कार्यों की आवली, एक कार्यों की आवली, आवली में छोटी की मात्रा आएगी, एक कार्यों की आवली, इसके अंतर्गत एक कार्य भी सम्मिलित है, इसके अंतर्गत एक कार्य भी सम्मिलित है, इसके अंतर्गत एक कार्य भी सम्मिलित है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको और इस एग्जांपल से आप समझना कि एक्चुअल में ऑफेंस कैसे होता है। हम कहते हैं सर तुम चाहे एक एक्ट करो या एक से ज्यादा एक्ट करो, इसको हम क्या मानेंगे सर, एक सिंगल एक्ट ही मानेंगे। जैसे कल मैंने आपको बताया था आर वर्सेस खांडू वाले केस के फैक्ट्स, मैंने आपको बताया था सर सबसे पहले उसने क्या किया, सबसे पहले उस आदमी को सर पे डंडे मारे, उसको लगा कि ये मर गया तो पहाड़ से उसको धक्का दे दिया, ठीक है सर, उसको फेंक दिया नीचे। और जब फेंकने के बाद में तो आप देखोगे कि उसने मल्टीपल एक्ट किए हैं, जैसे झोपड़ी में आग लगा दी है ना, तो आप उसने क्या किया सर, मल्टीपल एक्ट्स किए हैं, तो मतलब उसने अगर एक से ज्यादा एक्ट किए हैं तो उसको सिंगल एक्ट ही माना जाए। तो कहने का मतलब है कि अगर वो एक से ज्यादा एक्ट कर रहा है तो हर एक्ट के अंदर एक्टस रियस होगा। क्या होगा हर एक्ट के अंदर, हर एक्ट के अंदर एक्टस रियस होगा। जैसे मान लीजिए तुमने शराब पी रोड के ऊपर और शराब पीने के बाद में तुमने बहुत तेज गाड़ी चलाई स्पीड में, और तुमने एक गाड़ी को पहले स्कूटी वाले को उड़ाया, उसके बाद तुम हड़बड़ी में आ गए और हड़बड़ी में आने के बाद में तुमने 2-4 और लोगों को उड़ाया रास्ते में, तो तुमने जो एक्ट किया है तो वो सीरीज ऑफ एक्ट्स हैं। एक तो पब्लिक प्लेस में शराब नहीं पीनी चाहिए थी, वो एक्ट, पहले वाले स्कूटी को उड़ाया वो एक्ट, आगे 3-4 स्कूटी को और उड़ाया, तो ये सारे क्या किए आपने, एक्ट किए। आपने एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ किया, पहले 279 होता था, तो कहने का मतलब है ये सारे सिंगल, आप इन सबको एक एक्ट कंसिडर करो, यू विल कंसिडर ए सिंगल एक्ट, ये सारे एक एक्ट बना रहे हैं। बात समझ में आई सर? तो ये जो सीरीज ऑफ एक्ट लिखा है और इसके अंदर एक सिंगल एक्ट भी आता है, ठीक है ना। तुम वन टाइम स्टैब कर रहे हो, जैसे मान लीजिए एक आदमी ने क्या किया सर, देयर इज इलस्ट्रेशन अंडर, एक बार सेक्शन निकालिए प्लीज, किस सेक्शन निकालेंगे एक बार, कम टू सेक्शन 35, आप आइए सेक्शन 3 में आइए प्लीज। सेक्शन 3 का इलस्ट्रेशन देखिए एक बार, सेक्शन 3 का सी इलस्ट्रेशन देखिए एक बार। ए जेलर हैज अ चार्ज ऑफ जेड, ए प्रिजनर A intending to cause Z that illegally omits to supply Z with food, in consequences of which Z is such reduced in instant, but the starvation is not sufficient to cause death. A is dismissed from his office. B succeeds in B without collusion or the cooperation of with A illegally omits to supply Z with food, knowing that he is likely to thereby cause Z that Z dies in hunger. आप देखेंगे ये जो पूरा कार्य हुआ है, इसमें पहले तो एक जेलर था, उसका नाम था ए, उसने उसको भूखा रखा बहुत सारा और उसकी बिल्कुल कमजोर हालत हो गई, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। जब बी आया तो बी ने भी सेम काम किया और उससे उसकी मृत्यु हो गई। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज ने जो एक्ट किया है, उस एक्ट का एक ही मोटिव था, कि उसकी डेथ कोज किया जाना, चाहे वो ए जेलर हो या फिर बी जेलर हो, दोनों की इच्छा यही थी कि उसकी डेथ हो। आप देखोगे कि ए को तो मिलता है अटेम्प्ट टू मर्डर, आगे पढ़ेंगे, ए को क्या मिलता है, अटेम्प्ट टू मर्डर, और बी क्या होता है सर, उसको मर्डर का चार्ज मिलता है। तो क्यों हुआ सर, जबकि एक्ट तो दोनों का एक ही था, ये रिजल्ट क्यों डिफरेंट हुआ? रिजल्ट इसलिए डिफरेंट हुआ सर क्योंकि डेथ कोज उसके अंडर में नहीं हुई, डिजायर्ड रिजल्ट जो चाहिए था उसके जाने के बाद आया। बात समझ में आई? जैसे तुम बैंक के अंदर घुसे, तुम्हारे साथ वाले सारे लोग थे, तुमको बैंक लेके गए, और जब बैंक के अंदर गए तो तुम्हें पता नहीं था कि ये क्या करने वाले, लेकिन तुम्हारे फोन आया, बैंक में नेटवर्क कम थे, तुम फोन को कान पे लगा के बैंक से बाहर आ गए ताकि बात हो पाए, आज किससे बात होनी है। इतने में क्या हुआ, बैंक के अंदर आपके साथ वालों ने रोबरी की वारदात को अंजाम दिया। तो कहने का मतलब है आपको अटेम्प्ट फिर भी लगेगा, क्या लगेगा, अटेम्प्ट, क्योंकि आपने प्रयत्न तो किया ना सर। आप क्यों घुसे बैंक के अंदर, ऑल्दो यू आर नॉट प्रेजेंट विद देम, अगर आपका मीटिंग ऑफ माइंड था, अगर आपका मीटिंग ऑफ माइंड था और अगर आपका कॉमन इंटेंशन था तो आप भी समान रूप से लायबल हो। लेकिन अगर आप ये कोर्ट में साबित कर देते हो कि आपका मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था, आपका इंटेंशन वो नहीं था, बात समझ में आ रही है आपको कि हाउ डज द प्रोविजंस चेंज? तो एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट का मतलब समझिए, यहीं से पूरे आईपीसी की स्टार्ट होती है।
इसलिए सबसे पहले इन्होंने डेफिनेशन क्लोज में एक्ट को लिखा है। किसको लिखा है? एक्ट को। टू बी लिखिए प्लीज। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है सेक्शन 3 में ही सारे प्रिंसिपल डाल दिए इन लोगों ने। इट्स अ वंडरफुल वर्क। लिखिए एनी लिविंग क्रीचर अदर देन ए ह्यूमन बीइंग, एनी लिविंग क्रीचर अदर देन ए ह्यूमन बीइंग। लिखिए मानव से भिन्न किसी जीवधारी से अभिप्रेत, मानव से भिन्न किसी जीवधारी से अभिप्रेत, चाइल्ड, बालक। अब पहले चाइल्ड की डेफिनेशन नहीं थी आईपीसी में, लेकिन इन लोगों ने चाइल्ड डेफिनेशन पे ये लोग लेके आए हैं। ये नई डेफिनेशन है सर, 2C। ये इंपोर्टेंट रहेगी 2C, ठीक है ना सर? चाइल्ड, क्योंकि पहले था नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट मार्क कीजिएगा इसको। 2C चाइल्ड, इसमें लिखिएगा मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर। 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति, 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति, 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति। लिखिए इसमें 2-4 काउंटरफीट, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सर ये। ऊपर की 3 डेफिनेशन पूछे ना पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2-4 आएगी सर। 2 क्लोज 4 काउंटरफीट। कूटकरण। अब कूटकरण होता क्या चीज है सर, इसको समझेंगे 2 मिनट। इफ यू लुक एट द डेफिनेशन ऑफ कूटकरण, काउंटरफीट समझिए सर 2 मिनट में। काउंटरफीट क्या होता है सर, इसको समझिए। इसके एलिमेंट्स देखिए आप। एनी पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अदर थिंग इंटेंडिंग। सर ये जो है, ये है क्या आपका, ये क्या आएगा आपका? ये मेंस रिया है। क्या है ये आपका? मेंस रिया। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सर मेंस रिया को पहचानने के कुछ नियम होते हैं, कुछ शब्द हैं। तो ये क्या है सर? मेंस रिया। और हु कॉजेज, ये क्या है सर आपका? ये है आपका एक्टस रियस। ये आपका एक्टस रियस है और ये आपका मेंस रिया है। हिंदी में देख लीजिए एक बार, मैं हिंदी में बोल देता हूं। कोई व्यक्ति जो चीज को दूसरी चीज के सदृश आशय करता है, सदृश आशय करता है कि वो सदृश प्रवंचना करे, ये संभाव्य जानते हुए कि तद्वारा प्रवचना की जाएगी, तद्वारा प्रवचना की जाएगी। तो आशय एक तो आपका आशय तो आपका एक मेंस रिया हो गया, और दूसरा क्या हो गया? नॉलेज। देखिए मीन्स ऑफ रिजेंबल टू प्रैक्टिस डिसेप्शन और नोइंग, ये भी क्या है आपका? बच्चे अभी मैं आपको बताऊं काउंटरफीट की जब मैं डेफिनेशन पूछता हूं एग्जाम के अंदर, जैसे एपीओ में मैं पूछता हूं बच्चों से ना काउंटरफीट की क्या परिभाषा है, सब कुछ लिखते हैं, लेकिन इंटेंडिंग और नोइंग लिखना भूलते हैं वो लोग। बात समझ में आई कि मार्क्स कहाँ कट रहे हैं? हम लोग मेन एलिमेंट को लिखना भूल रहे हैं एग्जाम के अंदर, जो हमें लिखना चाहिए। बात समझ में आई सर? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक्टस रियस और मेंस रिया बनेगा तभी ऑफेंस बनेगा। अपराध कैसे बनेगा? जब एक्टस रियस भी होगा और मेंस रिया भी होगा, मतलब आपराधिक कृत्य भी होगा और आपराधिक आशय भी होगा, तभी क्या बनेगा? अपराध बनेगा। चाहे तुम फिर किसी भी कोर्ट में एज एन एडवोकेट डिफेंस में खड़े हो जाओ तो भी तुम बता दो कि सर अगर नॉलेज नहीं है और इंटेंशन नहीं है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए तुम नए तुमको शौक लगा और तुमने प्रिंटिंग प्रेस खोल लिया, खोली प्रिंटिंग प्रेस, तुमने एक लोगो बनाया अपनी, तुमने एक लोगो बनाया, ठीक है ना सर? और लोगो बना के तुमने, मान लीजिए तुमने कोई लोगो बनाया था, तुम्हें पता नहीं था कि वो लोगो फलाना कंपनी का है, और तुमने भी अपना लोगो उसको बना दिया। प्रॉब्लम कहाँ आती है सर? लोगो ट्रेडमार्क को अट्रैक्ट करता है। किसको अट्रैक्ट करता है? ट्रेडमार्क को। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने कोई काउंटरफीट आर्टिकल बनाया, जैसे मान लीजिए मैं एक डिजाइनर था, शू को डिजाइन करता था, जूते डिजाइन करता हूं मैं, ठीक है ना, शूज डिजाइन करता हूं। मैंने एक डिजाइन बनाई शूज की, ठीक है ना, और उसको मैंने 3D प्रिंटर से प्रिंट कर लिया मान लीजिए। अब कल को जो कंपनी थी वो बोलती कि इन्होंने हमारी शूज को कॉपी किया है, कल को आपका जूता हिट हो गया तो कहा हमारी कंपनी ने इसको कॉपी किया है। तो प्रॉब्लम क्या है ना सर, प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी क्या इंटेंशन है, आप जो रिजेंबल कर रहे हो, आप जिसको सदृश बना रहे हो, क्या वो वैसा है कि आप चाहते हो कि इंटेंशन और नॉलेज है आपका उस चीज के पीछे? दैट इज द रियल क्वेश्चन, ठीक है सर? इज लाइकली टू डिसेप्शन दैट विल बी प्रैक्टिस्ड। आपका उद्देश्य क्या है कि आदमी डिसेप्शन में आ जाए। अरे सर तुम्हें एक हार्श रियलिटी बताऊं, जितने भी ये नाइक के शोरूम है, नाइकी के, प्यूमा के, एडिडास के शोरूम है ना सर, इसमें 50% आर्टिकल नकली हैं। 50% आर्टिकल क्या होते हैं सर इनके? नकली आर्टिकल इनके 50%। लेकिन एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं, एग्जैक्ट कॉपी शूज की।
यू विल नेवर आइडेंटिफाई, और चलते भी बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ही है। जयपुर में दिल्ली में मार्केट है गफ्फार मार्केट, मैं दिल्ली रहता था तो मैंने एक नाइकी खरीदा था, वो शूज लगभग 10,000 का था, मेरे को वहां पे 1,500 रुपए का पड़ा, और वो बहुत चला है, मतलब वो मैं 4 साल पहला, पता ही नहीं चलता आपको कि फर्स्ट कॉपी भी ऐसी है, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी। तो प्रॉब्लम क्या है ना, मान लीजिए आपने शूज बना दिया, तो आपने आप सिर्फ इसलिए कॉपी बना रहे हो ताकि वो लोग उसको एज ए कंफ्यूजन में उसको परचेस करें। कूट करण के सिंपल सी बात है सर, जैसे तुमने नोट बनाए, काउंटर फिटिंग ऑफ करेंसी किया तुमने, सेक्शन 81 लिखवाया था मैंने आपको कल, काउंटर फिटिंग ऑफ करेंसी में, तो 181, तो काउंटर फिटिंग ऑफ करेंसी में आपने देखा होगा कि काउंटर फिटिंग ऑफ करेंसी क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है कि वो उस नोट को चलाया जाए। एक वो वेब सीरीज आई थी फर्जी, उसका क्या उद्देश्य था, वो नोट वोट बनाता है शाहिद कपूर और बाद में उसको चलाने के लिए जाता है, पहली बार में पकड़ने में आते हैं, दूसरी बार में दोस्त खींच लेता है हाथ। तो आपको बताया कि सर आपका उद्देश्य क्या है कि आप उसको प्रैक्टिस करना चाहते हो, ये चीज इंपॉर्टेंट है सर। आपने सिर्फ एक नकली नोट बना के घर में रखा है तो उसका मतलब ये नहीं है, आपका इंटेंशन और नॉलेज होनी चाहिए कि आपको क्या करना है सर, उसको प्रैक्टिस करना है। मतलब आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसको अगर आप पढ़ोगे, कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज सदस्य से आशीष करता है, वह उस सदस्य से प्रवंचना करे, वह उस सदस्य से प्रवंचना करे या संभावित जानते हुए करता है कि तद्वारा प्रवंचना की जाएगी, तद्वारा प्रवंचना की जाएगी। तुम्हारा अगर इंटेंशन ये है कि भाई मैं खुद अपने लिए बना रहा हूँ, जैसे मैं नाइकी की कॉपी बना रहा हूँ, लेकिन किसके लिए बना रहा हूँ, खुद के लिए बना रहा हूँ, मेरा जो इंटेंशन है वो डिसीव करने का नहीं है, ये डिसीव करने से बना है शब्द, डिसेप्ट, जो प्रवंचन है ना सर, ये प्रवंचन आपको मिलेगा कहां पर, सेक्शन 17 का एक एलिमेंट है, फ्रॉड का एलिमेंट है, ये किसका एलिमेंट है। अब डेफिनेशन को तुमने तोड़ा ना, अगर सर आपने पता है फ्रॉड की डेफिनेशन पढ़ी हो तो वहां पे इंटेंट टू डिसीव सम अदर पर्सन, मतलब आपका आशय क्या है, प्रवंचना करने का आशय है आपका, तो ये भी फ्रॉड कपट की परिभाषा में है ये सब। अब डेफिनेशन को तोड़ना और समझना, रटना मत, ये देखिए काउंटरफिट की डेफिनेशन टफ डेफिनेशन है लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस लिखा है मेरे को पता है सर, याद न होने में मुश्किल होती है, लेकिन समझ के याद करोगे तो हो जाएगी। A person is said to counterfeit who causes one thing to resemble another thing intended by means of resemble to practice deception। नॉलेज में सिर्फ ये आता है कि डिसेप्शन को वो प्रैक्टिस करना चाहता है, वो जानता है कि मैंने अगर ये चीज करी तो डिसेप्शन, मतलब मैं प्रवचना को जानते हुए करने का उसका क्या है सर, आशय है, और उसकी ज्ञान भी उसकी उसी चीज का है। एक चीज आगे देखेंगे हम, एक्सप्लेनेशन देखिए, इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटर फिटिंग दैट इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट, जरूरी नहीं है सर पूरा पूरा सेम ही बने, ठीक है ना सर, एडिडास का एबीबास बनाया है तो भी क्या है ना, अरे रिबुक बनाया है तो भी चलेगा, समझ में नहीं बात, जरूरी नहीं पूरा सेम सेम ही हो, थोड़ा बहुत इमिटेशन भी तो भी समझ में आता है कि हाँ यार ये उससे कॉपी लिया हुआ है कहीं ना कहीं। जैसे ला कोस्टे है, ला कोस्टे में मगरमच्छ है, अब वो ला कोस्टे के लोगों में एक देयर इज ए ब्रांड ला कोस्टे, उसमें मगरमच्छ की फोटो है, उस ला कोस्टे में अगर आप मछली की फोटो लगा दोगे तो क्या लोगों को समझ में नहीं आता क्या मछली मगरमच्छ है। तो डिसेप्शन जो है वो जरूरी नहीं कि सेम हुबहू ही हो, 19-20 भी है तो भी डिसेप्शन है, काउंटरफिट का केस बनता है। Where a person causes one thing to resemble another thing, the resemblance is sought that such person might be received, thereby it shall be presumed। न्यायालय क्या प्रेज्यूम करता है, कोर्ट ये प्रेज्यूम करता है, कोर्ट ये प्रेज्यूम करता है कि भैया इस आदमी का इंटेंशन भी था और इसको नॉलेज भी थी, इसका क्या था सर, इसका इंटेंशन भी था और दूसरी चीज इसको नॉलेज भी थी कि जो काम कर रहा है इसका उद्देश्य क्या होगा। अरे कोई आदमी फोकट में थोड़ी ना 100 रुपए का नोट छापेगा या फिर जूते का डिजाइन बनाएगा रिबुक नाइक जैसा, बताओ मुझे, करेगा कोई आदमी, कोई नहीं करेगा सर। समझ में आया पूरा, लिख लेने का काम कीजिए, चुपचाप चले जाया करो वॉशरूम के लिए, क्या बोलना है, नेचर स्कूल में मैं क्या करूंगा। लिखिए, वेर एवर वन पर्सन causing one thing to resemble other, where one person causing one thing to resemble other, जहां कहीं भी कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के
एक चीज को दूसरी चीज के, एक चीज को दूसरी चीज के सदृश, सदृश, causing one thing to resemble other. Point number one, point number one, with intention. Point number one, with intention. Point number two, with knowledge. Point number one लिखिए आशय से, आशय से. Point number two लिखिए ज्ञान से. With intention. Point number two लिखिएगा with knowledge, with knowledge, knowledge. That deception should be practiced. That deception should be practiced. That deception should be practiced. कि वह उस सदृश को, कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे, कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे, कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे, कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे. It is called counterfeit. It is called counterfeit. इसे, इसे कूटकरण कहा जाएगा, इसे कूटकरण कहा जाएगा, इसे कूटकरण कहा जाएगा. लिखिए एक्सप्लेनेशन नंबर वन, स्पष्टीकरण एक. एक्सप्लेनेशन नंबर वन, स्पष्टीकरण एक. एक्सप्लेनेशन नंबर वन, स्पष्टीकरण एक. इसमें लिखिए इज इट नॉट नेसेसरी दैट, इज इट नॉट नेसेसरी दैट इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट. इट इज नॉट नेसेसरी दैट इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट. ये आवश्यक नहीं है कि, ये आवश्यक नहीं है कि, ये आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो, नकल ठीक वैसी ही हो, नकल ठीक वैसी ही हो. एक्सप्लेनेशन नंबर टू में लिखिए, स्पष्टीकरण दो में लिखिएगा प्लीज. whenever one thing, whenever one thing is made resembling to the another, whenever one thing is made resembling to the another, जहां कहीं भी, जहां कहीं भी एक चीज को दूसरी चीज से, जहां कहीं भी एक चीज को दूसरी चीज से सदृश कर दिया गया है, wherever one thing is made resembling to another, then court shall presume, then court shall presume, then the court shall presume that such person has intentional knowledge, that such person has intentional knowledge. तो न्यायालय, तो न्यायालय ये उपधारणा करेगा कि, तो न्यायालय ये उपधारणा करेगा कि उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को आशय व ज्ञान था, उस व्यक्ति को आशय या ज्ञान था, आशय या ज्ञान था, उस व्यक्ति को आशय या ज्ञान था. ठीक है सर. नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए 2-5 कोट, 2-5 कोट, 2-5 कोट. लिखिए इसमें, न्यायालय में लिखिए, न्यायालय में लिखिए एनी जज और बॉडी ऑफ जजेस, एनी जज और बॉडी ऑफ जजेस which is empowered to act judicially, which is empowered to act judicially, which is empowered to act judicially. कोई न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय, कोई न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय, कोई न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय, कोई न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय जिन्हें, जिन्हें न्यायिकता कार्य करने के लिए सशक्त किया गया हो, जिन्हें न्यायिकता कार्य करने के लिए सशक्त किया गया हो, जिन्हें न्यायिकता कार्य करने के लिए सशक्त किया गया हो, सशक्त किया गया हो, या कार्य कर रहा हो, या कार्य कर रहा हो, या कार्य कर रहा हो. Any judge or body of judges who is empowered, which is empowered to act judicially, and they are doing so, and they are doing so, and they are doing so. ठीक है. अगली डेफिनेशन लिखिए मृत्यु, 2-6 डेथ, डेथ. मृत्यु से लिखिए डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग. किसी मानव की मृत्यु, किसी मानव की मृत्यु, किसी मानव की मृत्यु, किसी मानव की मृत्यु. ठीक है ना सर. अब ये नहीं कहोगे, जैसे मान लीजिए देयर आर सर्टेन प्रोविजन इन मिस्चीफ, रिष्टी में क्या है, कुछ प्रावधान है जहाँ पर क्या होगा कि किसी के 50 रुपए के अंडर की कोई बकरी मार दी, मुर्गा मार दिया, कोई भी आप नुकसान कर दिया, जानवर को मार देते हो ना आप, तो आप ये नहीं करोगे कि सर इसने डेथ कोज करी है एनिमल की. ठीक है ना सर, ये नहीं कहोगे, क्योंकि डेथ शब्द किसके लिए आएगा, सिर्फ और सिर्फ मानव के लिए आएगा. ये बात याद रखना.
तो वर्ड्स को प्रॉपरली आप समझना सीखिए, मतलब वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते कहीं पे भी। एनिमल को किल किया जाता है, ना कि उसकी डेथ होती है, ठीक है ना सर। आदमी के सेंस में नहीं आएगा, इतना ही लिखिए बस आप। अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स का मतलब यहाँ पर क्या होगा, अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर का मतलब होगा, जैसे मेजर तो ये होता है कि भाई ह्यूमन बींग से आप समझ लो, किससे समझ लो, ह्यूमन बींग से। अब यहाँ पे कह रहा है कि अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स ऑन द रिकॉर्ड ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब ऐसा है कि जहां पर डेथ हुई है या नहीं हुई है, इट इज वेरी नॉट अनसर्टेन, लाइक इट इज अनसर्टेन टू द थिंग कि डेथ हुई है या फिर नहीं हुई है। डेथ हुई तो किसकी हुई है, जैसे मान लीजिए एक गाड़ी के अंदर एक आदमी 20 बकरी लेके जा रहा है, ठीक है ना, एक छोटी सी गाड़ी है उसके अंदर, उसका एक्सीडेंट हो गया है। अब एक्सीडेंट हुआ है तो क्या उन जानवरों की मौत हुई है या डेथ उसकी हुई है, आदमी की हुई है? अगर कोई सर्टेनिटी नहीं है इस चीज को लेकर, अनलेस कॉन्ट्रेरी अपीयर्स का मतलब ये होता है कि सर कोई सर्टेनिटी नहीं है या फिर कुछ अलग बात कोई निकल के आती तो अलग बात है। लेकिन डेथ का मतलब क्या होगा, ह्यूमन बींग की डेथ होगा। मेजर बात ये किसकी डेथ, ह्यूमन बींग की डेथ। लिखिए आगे, डिसऑनेस्टली, दो साथ डिसऑनेस्टली, बेईमानी से, बेईमानी से। डिसऑनेस्टली, अब डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन में मैं आपको मेंस रे और एक्टर्स रे दिखा देता हूं एक बार। देखिए इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, कौन कौन से इंपोर्टेंट डेफिनेशन है सर, 2-7 इंपोर्टेंट है सर, 2-5 इंपोर्टेंट है, 2-4, 2-4 2-7 दोनों इंपोर्टेंट है सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कोड भी आप कर सकते हो। 2-7 देखिए, means doing anything with the intention of causing wrongful gain to one person and wrongful loss to another person। अब wrongful gain और wrongful loss में आपको एक क्लास में मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है, ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया था मैंने कि wrongful gain और wrongful loss क्या होता है। और ये जो एलिमेंट है डिसऑनेस्टली, ये कहाँ मिलेगा आपको, थेफ्ट में मिलेगा सर, चोरी की परिभाषा में मिलेगा बेईमानी से, क्योंकि वहां का जो मेंस रिया है वो क्या है, ये जहां पे हम बात करते हैं, जहां पे हम बात करते हैं इस चीज की कि डिसऑनेस्टली में अगर आपको मेंस रिया देखना है तो मेंस रिया है ये पार्ट, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग wrongful गेन या wrongful लॉस, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग, आप ही समझ लीजिए कि दिस इज द मेंस रिया पार्ट, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग, दिस इज द मेंस रिया पार्ट, ठीक है ना सर, ये मेंस रिया है। बाकी एक्टर्स रियस क्या होगा सर, बाकी एक्टर जो होगा डज डूइंग एनीथिंग, दिस इज एक्ट, ये एक्ट किया उसने, ठीक है सर। आप डेफिनेशंस में खुद पढ़ के भी बता दोगे। बेईमानी से आशय को कोई कार्य करना अभिप्रेत है, कार्य करना अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे और अन्य व्यक्ति को सदोष हानि। चोरी में ये होता है सर, एक आदमी का नुकसान एक आदमी का फायदा है, लेकिन बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पर नहीं होता, बात समझ में आ रही है, जहां पर ये चीज नहीं होती, जैसे रिश्ती में नहीं होती एक, ठीक है सर, इसमें लिख लीजिए wherever work done with intention, wherever work done with intention, जहां कहीं भी, जहां कहीं भी कोई कार्य, कोई कार्य, जहां कहीं भी कोई कार्य इस आशय से किया गया है, इस आशय से किया गया है, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए, wrongful loss to one person, wrongful loss to one person, कि किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को सदोष हानिकारित करे। पॉइंट नंबर दूसरा लिखिए, wrongful gain to another person, 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 mischief, ठीक है, another person is called as dishonestly, is called as dishonestly, व्यक्ति को सदोष लाभ कारित करे, सदोष लाभ कारित करे, सेकंड पॉइंट लिखना, सदोष लाभ कारित करे, इसे, इसे बेईमानी से कहा जाएगा, इसे बेईमानी से कहा जाएगा, इसे बेईमानी से कहा जाएगा, इसे बेईमानी से कहा जाएगा। पुरानी क्लास लेना, उसमें समझाया है मैंने कि कैसे wrongful लेस और wrongful गेन दृष्टि में नहीं होता है। किसी की घड़ी बाहर फेंक दी चलती कार से तो तुम्हें तो कुछ फायदा हुआ नहीं ना, लेकिन उसको तो wrongful लॉस ही हुआ ना, ठीक है। दो डेफिनेशन और करेंगे सर यहाँ पे, 236 लिखिए, 236, 236, दो क्लोज 36 निकालिए प्लीज, इसको भी यहीं पे खत्म करूंगा मैं, ठीक है ना। 2 क्लोज 36 निकालिए प्लीज, 2 क्लोज 36, wrongful गेन,
अब रॉन्गफुल गेन का मतलब क्या होता है उसमें लिखिए, मीन्स गेन बाय लॉफुल मीन्स गेन बाय लॉफुल means gain by lawful means, wrongful means which person gaining was not legally entitled, which person gaining was not legally entitled, which person gaining was not legally entitled. लिखिए इसमें, लिखिए इसमें, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा द्वारा ऐसा संपत्ति का अभिलाभ, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसा संपत्ति का अभिलाभ, ऐसा संपत्ति का अभिलाभ जिसका अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति, जिसका अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति, जिसका अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति व्यक्ति वैध रूप से हकदार नहीं हो, करने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार नहीं हो। 237 लिखिए, wrongful loss, सदोष हानि, सदोष हानि, सदोष हानि, इसमें लिखिएगा प्लीज। loss by unlawful means, loss by unlawful means by which person was legally entitled, by which person was legally entitled, by which person was legally entitled. अब समझने की कोशिश करना सर, 2 मिनट इधर देखिए, हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिखिए, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि, ऐसी संपत्ति की हानि, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि, ऐसी संपत्ति की हानि जिसकी हानि उठाने वाला व्यक्ति, जिसकी हानि उठाने वाला व्यक्ति, जिसकी हानि उठाने वाला व्यक्ति, जिसकी हानि उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार है, जिसकी हानि उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार है, जिसकी हानि उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार है। डन। चलिए अब समझिए होता क्या चीज है ये चीज, 2 मिनट को देख लीजिए। 2 मिनट का कंसेप्ट है सर। सर चोरी में एक एलिमेंट मिलता है, जब आप थेफ्ट में जाओगे, थेफ्ट में एक एलिमेंट मिलेगा, वो है डिसऑनेस्टली, इसको कहते हैं बेईमानी से। अब होता क्या चीज है सर, इसको समझिएगा। हमने डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि सर जो भी कोई काम करेगा इस इंटेंशन से कि उससे एक आदमी को तो रॉन्गफुल लॉस हो और एक आदमी को रॉन्गफुल गेन हो, मतलब एक को सदोष परिलाभ हो और एक को सदोष हानि हो। अब मैं बात करता हूँ सदोष परिलाभ की। सदोष परिलाभ कैसे? सर चोर ने आपके पास से चोरी करी है, मान लीजिए ये घड़ी है, इस घड़ी की वैल्यू मान लीजिए अप्रोक्स 5,000 रुपए की घड़ी है, ठीक है ना सर। अब ये घड़ी जो उसने चुराई तो उसको 5,000 रुपए का जो फायदा हुआ, तो उसको तो चोर को क्या हुआ सर? चोर को हुआ गेन, चोर को क्या हुआ सर? इससे गेन हुआ सर। तो ये कह रहा है कि ऐसा गेन जो किसके द्वारा हो? अनलॉफुल मीन्स के द्वारा हो, विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा हो, और जो ये गेन हुआ है वो पर्सन गेन करने का लीगली एंटाइटल्ड नहीं था। क्या चोर इसका लीगली एंटाइटल्ड था सर इसको गेन करने का? द थिएफ वॉज नेवर लीगली एंटाइटल्ड फॉर दैट थिंग, ठीक है ना सर, वो कभी भी लीगली एंटाइटल्ड इसका नहीं था। ये बात समझिए। अब जिसके साथ चोरी हुई, मान लीजिए मेरे साथ चोरी हुई, सपोज मेरे साथ चोरी हुई, सपोज कीजिएगा, लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी। अनलॉफुल मीन्स के तहत सर विधि अविरुद्ध साधनों के साथ मेरे साथ क्या हुआ सर? हानि हुई है। विद द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली एंटाइटल्ड। जिस आदमी का नुकसान हुआ है सर वो लीगली एंटाइटल्ड था नहीं था इस चीज के लिए। डेफिनेशन समझिए, ये आरजेएस में आया हुआ सवाल है सर। इट वाज इन 2017 आई बिलीव, 17 में आया हुआ है सर। गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली, ये क्या होता है इसको समझिएगा एक बार, ठीक है ना सर, इसको समझेंगे। डेफिनेशन समझ में आई? पहले 3 डेफिनेशन समझ में आई, डिसऑनेस्टली, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस। एक और बात याद रखिए, एक और बात याद रखिए, बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर सिर्फ रॉन्गफुल लॉस ही होता है, रॉन्गफुल गेन नहीं होता पार्टी को, सिर्फ वो उसके लिए काम करती है। गेनिंग wrongfully, losing wrongfully, इसको समझिए। A person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully as well as such person acquires wrongfully। ये कहता है सर, हिंदी में देखिएगा इसको एक बार इसे। ये कहता है सर, सदोष अभिलाभ प्राप्त करना या सदोष हानि उठाना। सदोष अभिलाभ प्राप्त करने का मतलब क्या होता है सर? 2 तरह से सदोष अभिलाभ बनता है, 2 तरह से आदमी सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है। मतलब चोर अगर चोरी कर रहा है तो उसको 2 तरह से
सदोष अभिलाभ होगा। वो दो तरह से रॉन्गफुल गेन करता है। पहला तरीका क्या होता है सर, जब वो पर्सन रिटेन करता है कोई भी चीज रॉन्गफुली, या फिर वो पर्सन अक्वायर करता है रॉन्गफुली। दो चीज से हिंदी में देखिए, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग, तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति सदोष रखता है, जब कोई व्यक्ति किसी चीज को सदोष रखता है, ये पहला एलिमेंट है। दूसरा है सर, जब वो सदोष अर्जन करता है, मतलब चोर ने क्या किया है सर, आपकी प्रॉपर्टी को अपने पास रोक लिया है। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए थे और शॉप पर आप अपना मोबाइल भूल गए, शॉप वाले को पता चला कि ये मोबाइल आपका है, लेकिन उसने क्या किया, इस मोबाइल को गायब कर दिया वहां से, ठीक है ना सर। उसने क्या किया, रिटेन रॉन्गफुली, उसने उसने क्या किया सर, रिटेन रॉन्गफुली, मतलब सदोष अपने पास उस चीज को रख लिया। या फिर वो क्या करता है सर, ही एक्वायर्स रॉन्गफुली, या फिर वो क्या कर सकता है सर, सदोष रूप से उसको अर्जित करता है। या तो आपके जेब में से हाथ डाल के निकाल लेगा। तो चोरी क्या होती है सर, चोरी या तो चोर के पास अगर प्रॉपर्टी बरामद होती है आपको, तो चोर के पास प्रॉपर्टी बरामद हुई है, तो आप उसने हमेशा उस प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली एक्वायर किया होगा। आपकी बाइक चोरी हो गई और बाइक मिली किसी चोर के घर पे, तो उसने क्या किया है, उसने एक्वायर रॉन्गफुली किया है, उसने उस संपत्ति को सदोष अर्जित किया है। बात समझ में आई सर। हेडिंग डालिए 238, इसमें हेडिंग डालिएगा गेनिंग रॉन्गफुली। आज में आया हुआ सवाल है ये, रटने की कोशिश मत करना है, समझने की कोशिश करना। रटोगे दिक्कत आएगी, समझोगे याद रहेगा। आईपीसी है, बहुत टफ सब्जेक्ट है। आईपीसी वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है। कोई मुझसे पूछता है सर पूरे लॉ में सबसे टफ सब्जेक्ट क्या है, सबसे टफ मतलब जो इसको मतलब वो अब अगर अपने पेज पे आ जाए तो सबकी हालत खराब कर दे, तो वो है आईपीसी बीएनएस जो बन गया है। इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सब्जेक्ट, क्योंकि एलिमेंट से एलिमेंट निकलते हैं, एलिमेंट से एलिमेंट निकलते हैं। अरे क्रिमिनल की वकालत सभी कर लेते हैं, सुनना बात, क्रिमिनल की वकालत ना सब कर लेते हैं, बेल के मैटर्स, बेल पेटिशंस, बेल एप्लीकेशन सब लगा लेते हैं। लेकिन एडवोकेट वही है जो क्रॉस कराता हो, एडवोकेट वही है जो ट्रायल चलाता हो, एडवोकेट वही है जो अक्विट कराता हो। और वो तभी हो पाएगा जब आपका बीएनएस आता है, आपको अच्छे से एलिमेंट निकालना आता है, और उसके लिए चाहिए जुडिशियल माइंड। हर किसी की बस की बात नहीं है ये, लेवल ऑफ एक्सीलेंस अटेंड करने में टाइम लगता है। समझ में? चलिए, गेनिंग रॉन्गफुली हेडिंग डालिए, एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज गेनिंग रॉन्गफुली, व्हाट इज गेनिंग रॉन्गफुली, व्हाट इज गेनिंग रॉन्गफुली, व्हाट इज गेनिंग रॉन्गफुली। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, हिंदी में लिखिए, सवाल लिखिए, सदोष अभिलाभ प्राप्त करना क्या है, सदोष अभिलाभ प्राप्त करना क्या है। इसका लिखिए, इसमें सीधा पॉइंट लिखाऊंगा, व्हेन पर्सन रिटेन रॉन्गफुली, व्हेन पर्सन रिटेन्स रॉन्गफुली, जहां कोई व्यक्ति किसी चीज को सदोष रखता है, किसी चीज को सदोष रखता है, सदोष रखता है, व्हेन एनी पर्सन रिटेन्स रॉन्गफुली। सेकंड पॉइंट लिखिए, when such person acquires wrongfully, when such person acquire wrongfully, when such person acquire wrongfully, जहां कोई व्यक्ति किसी वस्तु को सदोष अर्जित करता है, किसी वस्तु को सदोष अर्जित करता है, सदोष अर्जित करता है, सदोष अर्जित करता है। ठीक है सर। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज लूजिंग रॉन्गफुली, व्हाट इज लूजिंग रॉन्गफुली, व्हाट इज लूजिंग रॉन्गफुली, सदोष हानि उठाना क्या है, सदोष हानि उठाना क्या है। इसमें लिखिए, when he escaped out from the property wrongfully, when he escaped out the property from the wrongfully, escaped out of property of wrongfully। हिंदी में लिखिए, जहां कोई व्यक्ति किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है, कि संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, when he is wrongfully deprived of property, when he is wrongfully deprived of property, कहने का मतलब क्या होता है सर, तुम्हारे साथ चोरी हुई है तो तुम्हें क्या किया जाएगा, उसे डिप्राइव कर दिया जाएगा प्रॉपर्टी से,
क्या कर दिया जाएगा, स्केप कर दिया जाएगा, आपको प्रॉपर्टी छूने के लिए नहीं मिलेगी, आपको अलग रखा जाएगा संपत्ति से, तुम्हारी बाइक चोरी होगी, तुम्हें संपत्ति से अलग रखा गया। दूसरी बात, या फिर रॉन्गफुली डिप्राइव ऑफ प्रॉपर्टी, आपके पास जो संपत्ति है, आपके पास जो संपत्ति, उस संपत्ति को आपसे छीन लिया जाएगा, आपको डिप्राइव कर देंगे उस प्रॉपर्टी से। तो एलिमेंट सिंपल है, इनको रटने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश करना, ठीक है सर। सेकंड पॉइंट हिंदी में लिख लीजिए। उस व्यक्ति को संपत्ति से सदोष वंचित किया गया हो, उस व्यक्ति को संपत्ति से सदोष वंचित किया गया हो, सदोष वंचित किया गया हो, सदोष वंचित किया गया हो। दो आठ डॉक्यूमेंट दस्तावेज, 2.8 डॉक्यूमेंट दस्तावेज। सर बीएसए में कहा दिया हुआ है डॉक्यूमेंट? 2D में 2.8 दस्तावेज। लिखिए डॉक्यूमेंट लिख लीजिए। anything described upon any substance by letter, figure or mark, जहां कहीं भी किसी चीज को किसी पदार्थ पर अक्षरों कोमा अंकों या चिन्ह के साधन द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, पैराग्राफ लिखिए। अंडर सेक्शन 2D ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम also provide definition. अंडर सेक्शन 2D ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम also provide definition. धारा 2D के अंदर भी, अंतर्गत भी, धारा 2D भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत भी, बीएस लिख देना, धारा 2D बीएसए के अंतर्गत भी परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया गया है। पैराग्राफ क्लिक किए। It includes electronic and digital record, which are intended to be used as an evidence, इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख जिन्हें साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाना आशित है, भी आते हैं। अब देखिए दो चीज डेफिनेशन समझिएगा यहाँ पर, जो लास्ट लाइन मैंने आपको लिखवाई है, सर 2 मिनट प्लीज ध्यान दीजिएगा। एक है सिंपल डॉक्यूमेंट, एक है सर साधारण दस्तावेज, एक है सर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। 2 मिनट समझिएगा सर। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट अगर आपने बनाया है
तो उसकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए? एविडेंस के रूप में यूज लिया जाए, पर उसका आशय क्या होना चाहिए? एविडेंस के रूप में यूज किया जाए। लेकिन अगर आपने सिंपल डॉक्यूमेंट बनाया है किसी कागज पे लिखकर, तो उसमें इंटेंशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई? अभी समझाऊंगा, 2 मिनट। अरे इसको साइड में रखो बोतल को यार, तब जाके समझ में आएगी ना। डिस्टर्ब बहुत करते हो यार, कुछ ना कुछ करते करते रहते हो भाई, ऐसे मत क्या करो। तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट समझ में आता नहीं है। सुनिएगा आप ध्यान से, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सवाल ये है कि डॉक्यूमेंट को जब आप बना रहे हो तो क्या उसकी इंटेंशन क्या है, उसका आशय क्या है? क्या आप चाहते हो वो साक्ष्य के रूप में उपयोग में लिया जाए, क्या साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं लिया जाए? अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बनाया है तो उसको तभी बनाओ जब उसका आपका इंटेंशन क्या हो, साक्ष्य के रूप में उपयोग में लेने का हो। अगर मैंने कोई पेन ड्राइव में डॉक्यूमेंट डाला है तो उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए कि मैं इसको कोर्ट में दूंगा, इसीलिए मैं इसको किस में डाल रहा हूं? पेन ड्राइव में डाल रहा हूं। लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट सिंपल अगर मैं बना रहा हूं तो उसमें फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी इंटेंशन क्या थी। इट इज इमेटेरियल कि तुमने किस इंटेंशन से बनाया था। इसी से बनाया था कि कोर्ट में दोगे या नहीं दोगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट अगर बना रहे हो तो उसमें इंटेंशन क्या होनी चाहिए कि उसको एज एन एविडेंस देना है, इसीलिए आपने बनाया है। दोबारा समझो, दूसरी बात तीसरी बार समझा रहा हूं। सवाल है इंटेंशन का। सर ये जो चीज है डॉक्यूमेंट तो सभी को पता है क्या होता है, लेकिन इंटेंशन इज द एलिमेंट हियर। सर इंटेंशन आपका आशय आपका है या नहीं? अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के रूप में लिया है तो आपका हमेशा इंटेंशन क्या होना चाहिए? साक्ष्य के रूप में देने का होना चाहिए। मैं अगर पेन ड्राइव में कोई डॉक्यूमेंट की कोई फोटो कॉपीज को डाल रहा हूं, मैं कॉपी को किसी वर्ड फाइल को फॉर्मेट को मैंने पेन ड्राइव में रखा है, मेरा इंटेंशन क्या होना चाहिए सर हमेशा? कि मैं उसको साक्ष्य के रूप में दूंगा। आई विल सबमिट सच डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ एविडेंस इन द कोर्ट। लेकिन अगर मैंने सिंपल एक डॉक्यूमेंट बनाया था तो फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कोर्ट के इंटेंशन से बनाया है या फिर मैंने खुद के अपने पर्सनल यूज के लिए बनाया है। अरे एक आदमी तुम्हारा अकाउंटेंट बैठता है ऑफिस में, ये आदमी सब रिपोर्ट करता है ना अपना, अमित प्रवीण अकाउंटेंट, वो यूज करते हैं, सब कुछ मेंटेन करके लिखते हैं कॉपी में। अब वो फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कोर्ट के इंटेंशन से बनाया है, कोर्ट के इंटेंशन से नहीं बनाया है। एक्सप्लेनेशन पढ़ो, स्पष्टीकरण पढ़िए उसका। ये तत्वहीन है कि किसी साधन द्वारा किसी पदार्थ पर अक्षर या अंक चिन्ह बनाए गए हैं या किसी साक्ष्य के लिए न्यायालय के लिए आश्रित है या नहीं, उपयोग में किया जा सकेगा या नहीं। बात समझ में आई सर? समझ में आई? अरे समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है, इंग्लिश में देख लीजिए, इट इज इमेटेरियल दैट व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर फिगर और मार्क्स आर फॉर्म्ड वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड और मे बी यूज्ड इन द कोर्ट और नॉट। फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में फर्क पड़ता है। इंटेंडेड टू बी यूज्ड और व्हिच मे बी यूज्ड एज एन एविडेंस इन द मैटर। तो सर यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज बना रहे हो तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? साक्ष्य के रूप में देने का, कोर्ट के रूप में देने का। अगर उस इंटेंशन से आपने नहीं बनाया था, अगर आपने उस इंटेंशन से उस डॉक्यूमेंट को नहीं बनाया था, तो फिर आप उसको कोर्ट में सबमिट नहीं कर सकते। यही तो इंटरप्रिटेशन हुआ। देखिए ऐसा है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को वेटेज देने के लिए, किसको वेटेज देने के लिए? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोई भी, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आज तुमने देखा होगा सब कुछ ऑनलाइन हो गया, ई सरकार पोर्टल खुलता है और सारी चीजें क्या हो गई सर? ऑनलाइन हो गई है, और बहुत प्रॉपरली ऑनलाइन हो गई है। रजिस्ट्री भी आजकल ऑनलाइन ही आती है। कागजी काम बहुत कम कर दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वेरीफाई, तुमने अपना मूल निवास या जाति प्रमाण पत्र बनाया होगा, उसमें सब कुछ भी आया हुआ। आपने एक चीज नोट करी होगी उसमें, कि ये जो डॉक्यूमेंट है ना सर, इनका इंटेंशन क्या है, इनको बनाया क्यों गया है? जैसे मान लीजिए आज मैं तुम्हें फीस की रिसिप्ट किस पे देता हूँ? मेल पे देता हूँ। किस पे देता हूँ? मेल पे। कल को मेरा इंटेंशन यही कि कल को कोई भी विवाद होगा तो मैं कहाँ चला जाऊंगा? मैं आई वुड डेफिनेटली गो टू द कोर्ट, आई विल अपोज टू द कोर्ट। मेरा इंटेंशन क्या उस बनाते वक्त ये था कि हाँ मैंने उसके लिए बनाया था। बात समझ में आई? समझाने के लिए चीज है, लिखवाने में नहीं आएगी। एक लाइन लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 1 लिखिए। पॉइंट नंबर 1 लिखना है इसमें, this intention is not required whether it shall be used it as an evidence or not.
this intention is not required, whether it shall be used in evidence or not. ये आशय आवश्यक नहीं होगा कि ऐसे दस्तावेज को न्यायालय में उपयोग में किया जाए या नहीं, सेकंड पॉइंट लिखिएगा प्लीज। लिखिए, wherever any mercantile or any other uses, wherever any mercantile or any other uses, जहां कहीं भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार और any other uses, then all the words are not actually expressed, जहां प्रथा के अनुसार अंकों या अक्षरों को अभिव्यक्त नहीं किया गया है, तो भी अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त किया हुआ समझा जाएगा, then also it shall be deemed to be expressed by such letters or figures, ये तो था सर पॉइंट नंबर 1 था एक्सप्लेनेशन नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 था एक्सप्लेनेशन नंबर 2। ठीक है सर। अब एक हाँ कर सकते हैं, क्योंकि इंटेंशन वही है ना, मेरा इंटेंशन तो वही है ना बनाने का, कि मैं उसको क्यों बना रहा हूँ। कल को पार्टी बोलती कि हम इसको नहीं मानेंगे क्योंकि जब इसको क्रिएट किया गया था इट वाज नॉट इंटेंडेड। वैसे मान लीजिए कल को तुम बोलते हो कि हम नहीं मानते ईमेल की पे रिसिप्ट को, तुम्हारे मानने से क्या होता है? ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने बनाया था, मैंने उसी इंटेंशन से बनाया है। इंटेंशन जो पार्टी बना रही है वो बताएगी ना कि मैंने वो इंटेंशन था मेरा। कल को अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो इलेक्ट्रॉनिक मेल पे तो हर चीज सिक्योर रहे, प्रिक्योर रहे, सेफ रहे। इट इज वेरी सब्जेक्टिव थिंग। ठीक है ना सर। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन अगर आप जो सेकंड रिलेशन देखोगे उसमें ऐसा होता है, तुमने कहीं कहीं देखा होगा सर कि बहुत से लोग जो मार्केट चलाते हैं, जो से बहुत सोच क्या होते हैं सर, एक मार्केट की प्रथा होती है। मार्केट की प्रथा ऐसी होती है कि जैसे उनका जो हिसाब होता है ना सर, डायरी होती है हिसाब की, उसकी डायरी के हिसाब में वो बस ऐसे करके नोट कर देते हैं कुछ भी। अब तुमको नहीं समझ में आता कि उन्होंने पूरी तरह से लिखा है या नहीं लिखा। कल को अगर मान लीजिए इसको एविडेंस के रूप में दिया गया कोर्ट के अंदर, अगर किसी पार्टी के हिसाब में जैसे मान लीजिए 5000 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5000 समझ में आ रहा है, लेकिन उसके आगे ऐसे करके ऐसे बना देते ना, ऐसे चौगुड़ियों में लिख देते हैं अपन, पोथियों में ऐसे करके बना दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसके पैसे आ गए। और अगर इसको मैंने ऐसे बना दिया 5000 करके ऐसे बना दिया, मतलब इसके पैसे अभी तक नहीं आए, इसके पैसे बाकी हैं। समझ में आई बात कि कैसे हिसाब होता है? अभी कल को ये वर्स लेटर पूरे नहीं है, लेकिन कोर्ट कहेगा कि अगर प्रथा के अनुसार और मर्केंटाइल प्रैक्टिस जो कहती है उसके अनुसार अगर है तो फिर पूरा माना जाएगा। 5000 रुपए आ गए तो इसको ऐसे कर दो, नहीं आए तो लिखने में समझ आएगा ना सर। 5000 रुपए प्राप्त हुए, रिसीव हुए। तो गुजराती अगर पढ़ी होगा तुमने कभी, तो गुजराती में ऐसे हेडिंग क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि लिखने में टाइम जाता था ना सर। सब बिजनेसमैन लोग हैं। आप लिखोगे हिंदी में, आपको सबसे ज्यादा समय किसमें लगता है? डंडे खींचने में। एक तो क्लास के बच्चे थे, हमने अपने क्लास में पढ़ते हैं, एक है नितिन जानते हैं आप लोग। वो जब मेंस लिखने आया मेरे पास तो वो क्या करता था, ऊपर ये नहीं लगाता था, बोले सर उसमें टाइम लग जाता है। मैंने कहा थोड़ा सा लगा के रखा करो, एग्जामिनर का मूड कैसा हो तुम्हें क्या पता उसको पसंद हो कि पूरा लगा, ऐसे क्या दर्द हो रहा है।
तो कुछ नहीं कह सकते, मतलब बिकॉज क्योंकि इन सब चीजों में क्या है, बहुत अनसर्टेनिटी है। एक से इलस्ट्रेशन देख लीजिए प्लीज एक बार, प्लीज एक बार इलस्ट्रेशन देख लीजिए, फिर क्लास छोड़ूंगा मैं। 2 मिनट इलस्ट्रेशन देख लीजिए सर। इलस्ट्रेशन डेफिनेशन क्लोज क्लेशन नहीं आते, डेफिनेशन क्लोज क्लेशन नहीं आएंगे, पर फिर भी देख लीजिए। A writing expressing the terms of a contract which may be used as a evidence of a contract is a document। ठीक है सर। किस संविधा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला अभिलेख जो उस संविधा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके। तो सर जब का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब क्या इंटेंशन थी क्या कि देंगे डॉक्यूमेंट, देंगे उसको? अब तो नहीं थी ना। ए चेक अपॉन ए बैंकर इज ए डॉक्यूमेंट, ए चेक अपॉन ए बैंकर इज ए डॉक्यूमेंट। बैंक बैंक कार के पर दिया गया चेक दस्तावेज है। ए पावर ऑफ अटर्नी इज ए डॉक्यूमेंट, मुख्तियारनामा क्या है सर? एक दस्तावेज है। ए मैप और प्लान विच इज इंटेंडेड टू बी यूज मे बी यूज इन एविडेंस। अब डॉक्यूमेंट होता है क्या, जो मैंने फर्स्ट लाइन थी, एनीथिंग डिस्क्राइब अपॉन द सब्सटेंस बाय द लेटर फिगर और मार्क, की लिखा होगा ना सर। उसका सिंपल सा मतलब समझ लीजिए, जो बच्चे नए हैं सर, कोई भी चीज किसी भी चीज पे लिखी हुई तो वो क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। ये रिमोट टेस्ट के पीछे लिखा हुआ है QC, क्वालिटी चेक ई, ठीक है ना सर। इसके वर्ड्स पे लिखा हुआ है ऑटो, ऑन ऑफ, पावर ऑफ, ये सब लिखा हुआ है। ये भी क्या है? एक तरह से डॉक्यूमेंट है। किसी भी चीज के ऊपर कोई भी चीज लिखी हुई तो वो क्या है सर? दस्तावेज है। तुमने टैटू बना दिया यहाँ पर, ये भी क्या है? ये भी एक डॉक्यूमेंट है। फर्क नहीं पड़ता कि इसको तुम कोर्ट में दोगे या नहीं दोगे, ये भी क्या है सर? एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है। डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है सर, डॉक्यूमेंट मूवेबल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट इमूवेबल भी हो सकता है। आपको क्या सर, दस्तावेज इमूवेबल कैसे होगा, स्थावर कैसे होगा? तब देखा होगा राजा महाराजाओं में, मेहरानगढ़ आमेर जाओगे तो वहां पे शिलालेख लगा होगा नीचे, किसने बनाया, कब बनाया, उसमें संस्कृत में लिखा होगा, कौन सी भाषा में लिखा होगा, तो आप देखना उस भाषा को पढ़ के। तो वो भी क्या एक तरह से, वो भी एक डॉक्यूमेंट है, वो भी एक दस्तावेज है। बात समझ में आई सर? यहाँ तक क्लियर है? ए राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन इज ए डॉक्यूमेंट। तो डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन के बोर्ड लगाए हुए हैं, साइन बोर्ड लगाए हुए हैं, तो वो भी क्या है? एक तरह से डॉक्यूमेंट है। इसका लेकिन देख लीजिए, ए राइट्स हिज नेम ऑन द बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू हिज ऑर्डर। The meaning of the endorsement is explained by the mercantile usury that is bill to be paid to the holder. The endorsement is a document shall be construed in the same manner as if the words pay to the holder or words effect have been written over the signature. सर जो आपकी प्रथा होती है, जो प्रैक्टिस है आपकी, जो प्रैक्टिस चलती है आपके उसमें, उसी को हम फॉलो यहाँ पर करेंगे। ठीक है सर, कल इसके आगे चलेंगे। ठीक है, कल फ्रॉडुलेंटली समझेंगे।